नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि पहले फेज का मतदान 6 बजे अब थम गया है, यानी कि खत्म हो चुका है। 8 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर वोटिंग हो रही थी, और आठों लोकसभा सीट पर अभी 5 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ये तस्वीर साफ हो गई है। एक एक करके मैं उस सीट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले परिचय करा दूं, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है सटीक विश्लेषण करने के लिए इन 8 लोकसभा सीटों का। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। रहिए जरा जल्दी से, दर्शकों को हम धन्यवाद आपको बता दें कि कितने परसेंट वोटिंग अब तक हो चुकी है। शाम 5 बजे जी। तक 8 सीटों का हाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। बिजनौर की अगर हम बात करते हैं तो 54.68% वोट पड़े हैं। जी हां, बिजनौर का हाल हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ कैराना में 58.68% वोट पड़े हैं। नगीना की बात करें, चंद्रशेखर आजाद जहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 58.05% वोट मिले पड़े हैं। और पीलीभीत का मत प्रतिशत है 60.23%, यानी कि 61% के आसपास अच्छा खासा यहां पर वोट पड़े हैं और लोग अपने घर से अच्छे खासे निकले हैं। रामपुर में 52.42% कम वोटिंग हुई है। अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं सही हूं, तो अभी तक सबसे कम वोटिंग अगर कहीं हुई है तो वो रामपुर में हुई है। मुरादाबाद की बात करें तो 57.65% मुरादाबाद में वोट पड़े हैं। ये 5 बजे तक का आंकड़ा है दोस्तों। इसके बाद मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो 54.91% और सहारनपुर, ओहो हो, सहारनपुर में तो 63.29%। इमरान मसूद यहां पर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, सुबह से ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और क्या है यहाँ का गणित, क्या है यहाँ का समीकरण, संदीप जी से समझने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, सबसे पहले सहारनपुर की ही बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वोट यहां पर पड़े हैं, 63, 64, 65% वोट यहां पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ का विश्लेषण कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, अभी आप कह रहे हैं ये 5 बजे तक की रिपोर्टिंग है। अभी 1 घंटे में वोट परसेंटेज मुझे लगता है और ऊपर जाएगा। और 6 हाँ बजे तक अगर ये 70 तक पहुंच गया अनुज जी, तो हाँ। मुझे लगता है कि सहारनपुर और पीलीभीत जो दो आप आंकड़े दे रहे हैं, उन हम्म। दोनों जगहों पे मुझे लगता है कि शायद ये एनडीए के लिए एक नई चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। सहारनपुर उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि परसों भी हम लोग की आपसे बात हो रही थी, तो उसमें जो वोट शेयर की बात कही जा रही थी, जिन मतदाताओं को कहा जा रहा था, जिस जिस अल्पसंख्यक समाज की बात की जा रही थी, अगर वो समाज बढ़ चढ़ कर और जो भी समुदाय के लोगों ने अगर बढ़ चढ़ कर यहाँ पे वोट पे मतदान में हिस्सा लिया है, तो ये दो जो सीटें हैं पीलीभीत, क्योंकि वरुण गांधी की हटने की वजह से वहां पे कुछ वहां के जो लोकल इन्फ्लुएंस था वो कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है शायद बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहा है, जिसका हाँ इम्पैक्ट आपके वोटिंग परसेंटेज पे साफ नजर आ रहा है। और सहारनपुर जो कि शुरू मैं तो सुबह भी किसी चैनल पे बैठा था, वहां पे 13 और 16% मुझे लगता है 2 घंटे में ही वोटिंग हो गई थी। तो हाँ वो हाँ ऐसा हाँ। माना जा रहा था कि ये दोनों जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव है, और एनडीए के लिए दोनों सीटें चुनौती है। जहां पे कम वोटिंग हुई, जैसे आप रामपुर बता रहे हैं, तो रामपुर पे मुझे लगता है कि शायद एनडीए के लिए रास्ता कुछ साफ होता दिखाई दे रहा है। और ये अगर रामपुर की मुरादाबाद की सीट बात। पर 52% जो वोट पड़े हैं 5 बजे तक, सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई जी। है। तो ये क्या हाँ, तो इंडिया गठबंधन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है क्या संदीप जी ये? ये एकदम 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 ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और आजम खान का जो कहा जा रहा था कि उनका पूरा परिवार इस चुनाव से अपने आप में दूरी बना रखी है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जो तल की समाजवादी पार्टी और आजम खान को लेकर हुई थी, कैंडिडेट को लेकर भी जो मामले कहे जा रहे थे कि मोहम्मदुल्लाह नदवी को लाया गया है, तो मुझे लगता है ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो अलायंस के नाम पर इंडिया गठबंधन के लिए शायद रामपुर में कुछ खास होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सहारनपुर और पीलीभीत में जो वोटिंग परसेंटेज हाँ, अगर वो 1 घंटे में और बढ़ता है, पीलीभीत तो जितिन ये प्रसाद दो है संदीप सीटें जी, जो है। जितिन प्रसाद यहाँ पर हाँ। मैदान में हैं। जी, अब जितिन आप प्रसाद देखिए, और जी वो जी। और क्या यहाँ पर वरुण गांधी फैक्टर काम किया होगा। एकदम, और भगवत शरण जी गंगवार जिसकी बात, जो हाँ। पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो हम्म उन्होंने ये दिखा दिया है वो कहीं से कमजोर प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि वो हम्म पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार लगातार विधायक रहे हैं। तो बैक टू हम्म बैक वो अगर चुनाव जीतते गए हैं, तो ये हम्म जितिन प्रसाद के लिए जितने कम समय पर उनको वहां भेजा गया था, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ एनडीए की तरफ से कुछ चूक हुई है, कुछ मैनेजमेंट में कुछ कमियां रह गई हैं, और ये वोट परसेंटेज अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो ये पीलीभीत और सहारनपुर जो है, क्योंकि हम्म इन 8 सीटों में अगर आप पिछली बार की बात कीजिए अनुज जी, तो यहाँ पे
एनडीए को बहुत फायदा पिछली बार भी नहीं हुआ था, बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें यहाँ पे मिली थी। हाँ। उन 3 सीटों के बाद जो 5 सीटें थी वो चली गई थी बसपा और सपा के पास। तो अगर बसपा का वोट बैंक बीजेपी, अरे समाजवादी पार्टी साधने में अगर तैयार रहती है, जिस तरीके से अमरोहा में आज प्रधानमंत्री ने दानिश अली को लेके नाम नहीं लिए बिना जिस तरीके से उन्होंने उनको एक तरीके से टारगेट किया है, वो कहीं ना कहीं मामला ऐसा ना हो कि जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है वो एकजुट होकर अगर समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, इंडिया गठबंधन के साथ चला जाता है, तो वो इन सब सीटों पे, चाहे वो नगीना की बात कर लीजिए, कैराना की बात कर लीजिए, मुरादाबाद की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, इन सभाओं पे बहुत ही एक तरीके तो से जिसको कहते हैं डिसाइडिंग। क्या जी क्या क्या ये लग रहा है अभी तक का, अगर हम आकलन करें या विश्लेषण करें, तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एकजुट होता दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि देखिए पहले राउंड की वोटिंग तो अब हो चुकी है। जी जी, लेकिन जो जो सहारनपुर और पीलीभीत का जो वोट परसेंटेज आप बता रहे हो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप लगातार ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, तो जो राजपूतों की नाराजगी है वो नाराजगी भी इस वोटिंग परसेंटेज में साफ आपको दिखाई पड़ रही है। अगर राजपूतों ने, क्षत्रिय समाज ने एक साथ एकजुट होकर 27 सीटों पर सिर्फ एक उम्मीदवार को बीजेपी ने वहां पे कैंडिडेट बनाया, और अगर वो उनका विरोध वहां पे दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से संगीत सोम को लेकर और बालियान जी को लेकर आप पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। और रालोद के आने के बाद अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये रिजल्ट एनडीए के खिलाफ जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन की बात कहीं ना कहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें आरएलडी का जो वोट बैंक है, जाट गुर्जर, अगर वो कहीं से टर्न आउट होके इन लोगों के साथ अगर चले जाते हैं और वोट शेयर उनका बढ़ता है उस पर्टिकुलर इंडिया गठबंधन के साथ, तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके लिए चुनौती है। लेकिन देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमारे और आपका जो आकलन है वो तब तक सही नहीं होगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो उस चुनाव से सहारनपुर और पीलीभीत मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस रही है इन दोनों सीटों पर। और बिजनौर की बात कर ली जाए, कैराना में भी मुझे लगता है कि 60% के आसपास वोटिंग पहुंच जाएगा, 60 के ऊपर ही जाएगा। अभी 5 बजे तक है, 1 घंटे में कितना आपका आकलन तो क्या कहता है, कितने परसेंट का ये रहता है 1 घंटे मुझे में? देखिए, क्योंकि वेदर का इम्पैक्ट शाम को मुझे लगता है वोटर्स निकल कर जाएंगे, वो अच्छा इम्पैक्ट डालता है, तो वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। दोपहर में लगता है कि संभावनाएं कम होती, जैसे सुबह की जो मैं बात कर रहा था, जब किसी चैनल पे मैं बैठा था, तो वहां पे उस समय जो वोट बैंक आया था, और देखिए जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो बहुत एकजुट होकर जाता है। जो वोट बैंक कटता है वो मध्यम वर्गीय जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो टीवी पे बैठ के एनालिसिस करते हैं, बड़े लोग जिनको कहा जाता है, वो जाते नहीं, घर से निकलते नहीं है। जो तबका छोटा है, जिनको वोट देने को कहा जाता है, जिनके लिए राशन महत्वपूर्ण है, जिनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, जिनके लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, जिनके लिए बिजली महत्वपूर्ण है, जिनके लिए पानी महत्वपूर्ण है, अगर वो सारे लोग वोटिंग बूथ पर पहुंच के वोट डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि शायद, अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ये बताने में कहीं ना कहीं ये तय कर दिया है कि वो एक तरीके से इंडिया के लिए कुछ, अगर 4 जून तक वो चाहें तो थोड़ा जश्न की तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये वोटिंग परसेंटेज ये डायरेक्शन की ओर मुझे लगता है ले जा रहा है। इन 8 सीटों पर तो अभी इंडिया गठबंधन को एज मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं? अनुज जी, पिछले चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के लिए इन अगर बीएसपी को आप हटा देते हैं तो मुझे लगता है कि शायद पॉजिटिव ही रहा था बीजेपी के लिए, बहुत अच्छा। ये 8 सीटें पिछले चुनाव में भी नहीं रही है 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए। अनुज जी, कैराना पे आ जाते हैं संदीप जी। देखिए एक एक सीट का विश्लेषण कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं विजय दुबे जी भी आ जाए, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, अगर वो आ जाएंगे जल्दी से तो और भी अच्छा हम लोग बहस कर पाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे। कैराना की बात करें, लगभग 60 से 61% वोट यहाँ पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। 5 बजे तक 58 हो गया, यानी 59% आप मान के चलिए हो चुका है। इकरा हसन फैक्टर क्या काम कर गया है कैराना में? देखिए, कैराना और सहारनपुर, इन दोनों जगहों पे जिन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो फैक्टर मुझे लगता है पूरी तरीके से काम कर गया है। इस तरीके से आप ग्राउंड पे थे, आपने इमरान मसूद की बात की है, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिख रहा है, तो वो फैक्टर तो काम किया ही है। उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है, जिसमें ठाकुर राजपूत क्षत्रिय समाज की जो बात की जा रही है, वो अगर डिस्टर्ब होता है तो वो कहीं ना कहीं पूरे जो वोटिंग पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करेगा, और वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए संदीप जी मैं आपको बताऊं, जब मैंने कैराना घूमा, मैं कैराना 2-3 दिन रुका वहां पर। कैराना में अच्छा मैंने कवर करने की कोशिश की कि भाई देखे तो सही माहौल क्या है। प्रदीप चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 2 बार के सांसद हैं,
मैंने काफी विरोध देखा उनका, भयंकर विरोध देखा हाँ भाई, उनका। मैं भी किसी हाँ। चैनल पे देख रहा था, जो वहां पे दुकानें थी रोड साइड, लोग वहां के हम्म, दुकानदार ये कहते हुए एकदम साफ दिखाई दे रहे थे कि वो तो कभी गाड़ी से उतरते ही नहीं थे जमीन पे, गाड़ी से आते थे हम्म, और वहीं से हाथ हिलाते हुए चले ठीक जाते बात थे। है, अब एकदम सही सही है। हाँ। बीजेपी ने किस आधार पर उनको कैंडिडेट बनाया है? तो हम्म, बीजेपी का चूंकि मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त माना जाता है, ऐसा सारे विश्लेषक, सारे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि उनका जो मैकेनिज्म है, उनका जो चुनाव प्रबंधन है, वो बहुत बेहतर होता है। और उस बेहतरी में अगर इस तरीके के वोट परसेंटेज आते हैं, कैराना में अगर इस तरह का वोट शेयर माना जा रहा है इकरा हसन को लेके, तो वो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन एनडीए के लिए है कि वो फिलहाल अपने जो अस्त्र हैं उनको और अच्छी तरीके से प्रयोग करे। और जो मैनेजमेंट है आरएलडी के आने के बाद, क्योंकि हम्म, आरएलडी के आने के बाद ये सारी स्थिति बन रही है अनुज जी, ऐसा नहीं है कि हम्म। आरएलडी के अलग होने के हाँ, पहले ये हाँ, स्थिति नहीं थी। आरएलडी के हाँ। अगर आने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये इम्पैक्ट वोट परसेंटेज इस तरीके से बढ़ते हुए जहां पे पड़ रहे हैं, वहां तो इंडिया को साफ फायदा मिल रहा है। लेकिन जहां पे जैसे रामपुर आप बता रहे हैं वहां पे वोट परसेंटेज घट रहा है, तो वो कहीं हम्म, ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए स्पेशली, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक दल है वो समाजवादी पार्टी है, तो हम्म। उसके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आजम खान की जो फैमिली है हाँ, वो हाँ। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से इस बात पे हम्म, सहमत नहीं थी कि जिस मौजूदुल्लाह नदवी को यहाँ पे लाया गया है उस हम्म, कैंडिडेचर को लेके, और एसपी हसन का जो टिकट काटा गया है मुरादाबाद में, उस हम्म, कैंडिडेचर के मामले को लेकर मुझे लगता है कि शायद जो तलखी थी वो तलखी बढ़ गई है, और उस तलखी का इम्पैक्ट जो है वो रामपुर में आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद की भी वोटिंग परसेंटेज मुझे लगता है कि शायद एक घंटे बाद कुछ बेहतर हो जाएगा। तो हाँ, वो हाँ, बेहतर हाँ। अगर होता है तो वो भी कहीं ना कहीं अगर बढ़ता है तो ये, और एक मैं कहीं पढ़ रहा था अभी आज ही कल में, तो एक कोई सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें एक्सेस करके कोई एक सर्वे कंपनी है, उसने 43 और 44% वोट की बात कही है। 1% सिर्फ वोट एनडीए इंडिया गठबंधन को सिर्फ कम मिल रहा है। तो एक हम्म, परसेंट वोट अगर पूरे भारत में इंडिया गठबंधन को कम मिलता है, 44% और 43% वोट शेयर की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात कही जा रही है उस पर कहीं ना कहीं धक्का ये पहले फेज में ही दिखाई दे रहा है। रिजल्ट क्या हाँ। होता है, चुनाव आयोग कैसे काम करता है, और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लोगों का क्या रिएक्शन होता है, वोट शेयर कैसे अगले चरण में क्या इतना ही बढ़ चढ़ के लोग वोट करेंगे, तो ये हम्म, सारी चीजें जो है मुझे लगता है, क्योंकि तमिलनाडु हम्म, में सारी 39-39 सीटों पे आज ही इलेक्शन होना था अनुज जी, आपको अगर हाँ। ज्ञात होगा। तो बिल्कुल। बहुत सारी स्थितियां हैं, बहुत सारी हम्म, ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके आधार पर आज का जो वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता हुआ ग्राफ चढ़ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक तरीके से सबक होगा। और रिजल्ट क्या होता है ये 4 जून को हम सबको पता चल जाएगा अच्छा कि ये संदीप वोट जी, परसेंटेज। आज आज बड़ी खबरें निकल कर आई भाई, समाजवादी पार्टी ने बहुत आरोप लगाए हैं कि अब रुचि वीरा तो कह दिया उन्होंने मुरादाबाद में कि एक विशेष समुदाय को यहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किए गए कि कुछ असामाजिक तत्व है जो कि वोट नहीं डालने दे रहे हैं हमारे वोटर्स को। कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई 1500 नाम वोटर लिस्ट से कट गए, ऐसी खबरें भी लोग बता रहे हैं। हाँ, ईवीएम ये तो लगातार मैं सोशल मीडिया, हाँ हाँ, हाँ, हैक हो रही है लगातार, लोग बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे मैं भी पढ़ रहा हूँ और लगातार इस पे हाँ, बयान भी आ रहे हैं। तो अब ये तो देखिए चुनाव आयोग का काम है, हाँ, इसमें ना आप सरकार को कुछ कह सकते हैं, भाई चुनाव आयोग एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी है इस हाँ, देश की, अगर वो उसको अगर इस तरह का दबाव झेलना पड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक चुनौती की बात है कि अगर जहाँ पे वो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और जहाँ पे घट रहा हम्म, है, तो अगर मुरादाबाद में वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो जो रुचि वीरा का जो आरोप है, मुझे लगता है कि शायद वो हर जगहों पे कुछ ना कुछ होता है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन अगर वोट परसेंटेज इसके बाद इतना बढ़ गया है, जो आरोप लगने के बाद हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं ईवीएम हैक हुई है हाँ, और हाँ, लोगों को हाँ, जाने नहीं दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर समुदाय को रोका जा रहा है, उसके बाद हम्म, अगर ये वोट परसेंटेज इतना बढ़ के जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए मुझे लगता है कि शायद आज की रात सुकून देने वाली रात होगी। कल सुबह का जो हाँ, सूर्य होगा वो उनके लिए एक अच्छे संकेत लेके आएगा कि वो और हाँ, मेहनत करें और ग्राउंड पे जाकर हाँ, अपनी मजबूत पकड़ को और मजबूती से दिखाएं। मुझे हाँ। लगता है ये चुनाव, ये जो पहला फेज हुआ है। संदीप संदीप जी, मुजफ्फरनगर में तो हरेंद्र मलिक ने जो है एक एक खुद ही एक फर्जी वोटर को पकड़ा और बता रहे वो बीजेपी का आदमी था, तो उसको पुलिस के हवाले किया और बहुत गुस्सा हो रहे थे हरेंद्र मलिक। एक एक पोलिंग बूथ की वो हाँ, वीडियोस भी आई हुई हैं। तो ये सब खबरें भी जी आई जी, है। सोशल खैर मीडिया पे चलिए चल भी रही नगीना, है।
हाँ, नगीना नगीना की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, आज उनका इंटरव्यू आया सामने, उन्होंने कहा कि 70 में हम हैं, बाकी पार्टियां 30 में हैं, 30 में हैं सारी सारी पार्टियां। अब क्या ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई, ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। दूसरी तरफ मनोज कुमार है ही है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, बसपा का अपना प्रत्याशी है। अब चंद्रशेखर आजाद जो है वो नया फैक्टर निकलकर सामने आए हैं कि भाई क्या, तो आपको लग रहा है कि क्या यहाँ सीधी टक्कर बीजेपी या चंद्रशेखर के बीच में है, या फिर कुछ त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला तो एकदम साफ है अनुज जी, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद कह जरूर रहे हैं, लेकिन वहां पे बसपा का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है आकाश आनंद के आने के बाद। और चूंकि हाँ, पिछले लोकसभा चुनाव में वो ये सीट बीएसपी के पास ही थी, अगर आपको याद हो, तो बिल्कुल। अगर ऐसी स्थिति है तो बसपा को आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और बसपा ने अपने कैंडिडेट जो हैं मैक्सिमम सीटों पे, वो सपा के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके अगेंस्ट उन्हीं लोगों को खड़ा कर दिया है। तो ये सीधे सीधे चुनौती तो समाजवादी पार्टी के लिए है। हो सकता है कुछ सीटों पे उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे, लेकिन नगीना की स्थिति मुझे लगता है थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जो मनोज कुमार एनडीए के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जिनको आप बता रहे हैं, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी क्या चंद्रशेखर रावण आजाद पार्टी से अपने खुद ही उम्मीदवार हैं, और बसपा ने भी वहां पे एक अच्छा कैंडिडेट दिया है। तो ओम जी जो हैं उनके लिए चुनौती इतनी आसान नहीं है, वहां पे चुनाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मामला वहां त्रिकोणीय क्या, मुझे लगता है चतुष्कोणीय हो जाएगा बीजेपी के अच्छा, कैंडिडेट की वजह से। हाँ, त्रिकोणीय मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर। तो फिर संदीप भाई, संदीप जी, यहाँ पर तो फिर वोट बटेंगे ना, और इसका सीधा फायदा किसको हाँ, होगा फिर? नहीं, यहाँ पे अगर वोट बटेंगे, बीएसपी का वोट, अगर मैं ये कह रहा हूँ बीएसपी का वोट अगर सपा साधने में वो साध लेती है, तो यहाँ फायदा आपको समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन बीएसपी अच्छा। का वोट बैंक साधना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि क्या हाँ। बीएसपी का वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक जो वहां पर बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक है, चंद्रशेखर रावण के आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, क्या वो साध पाएंगे? और इन सब में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कि क्या इन तीनों से पार पाके वो सारा वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? और मोदी जी की जो गारंटी की बात कही जा रही है, क्या नगीना में वो गारंटी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? ये ग्राउंड से, मतलब आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वहां क्या स्थिति है। लेकिन अगर हाँ। चुनावी विश्लेषक के आधार पर आप मुझसे पूछते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां, अगर कहा जाए तो मनोज कुमार टक्कर में हैं, और बीएसपी और चंद्रशेखर की वजह से चंद्रशेखर और बीएसपी वोट काटेंगे। वो वोट अगर मनोज कुमार मैनेज कर ले जाते हैं, तो यहाँ मामला जो है चतुष्कोणीय से हो सकता है, द्विपक्षीय भी हो जाए, लेकिन वो लेकिन मैनेज देखिए, करना समाजवादी पार्टी के नगीना लिए। में भी 60% के आसपास वोट हाँ, तो पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये ये बड़ा वोट बैंक फैक्टर है। तो संकेत, हाँ, बड़ा संकेत है। मुझे लगता है कि देखिए, जहां पे वोट परसेंटेज बढ़ा है वो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज जहां पे कम हुआ है वहां पे समाजवादी पार्टी तो के लिए संदीप खतरा जी, है। तो ये तो लेकिन हर जहां सीट पे, पर देखिए आप, वोट परसेंटेज बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा है। अब फाइनल जो आएगा आंकड़ा वो तो 1 घंटे के बीच का आएगा। हालांकि देखिए, मात्र केवल हाँ, 1 घंटे की बात नहीं होती है संदीप जी। जितने लोग पोलिंग बूथ में खड़े हैं, वो चाहे 6:30 बज जाए, 7 बज जाए, वो गेट हाँ, के हाँ, अंदर है उनको तो वो अगर, वोट हाँ, डाल के जिनको जाएंगे, अंदर, हाँ, वोट वोट है तो ना? डाल के जाएंगे। अब वही जा ना, वो उसमें मैं अभी आपसे मैंने पहले कहा ना कि जो वोट देने वाला, हम्म। जो मतदाता है, हम्म। उसकी क्या उम्मीद है इस सरकार से? क्या उन उम्मीदों पे ये सरकार खरी उतरी है, या उस हम्म। मतदाता को ये लगता है कि नहीं, हमको लोकसभा के चुनाव में 24 के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 4 जून के हम्म। बाद हो सकता है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा हो कि महंगाई एक बड़ी समस्या है अनुज जी, बेरोजगारी एक हाँ। बड़ी समस्या है। तो हम्म। क्या इन समस्याओं से जो वोट देने वाला मतदाता है, हम आप हम्म। तो हो सकता है कि एनालिसिस ही करते रह जाएं, वहां पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन हम्म। ये लोकतंत्र का महापर्व है, महाउत्सव है। इसमें जितने लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, उतना ही इसका खामियाजा जो है वो लोकतंत्र के जो महापर्व को कहा जा रहा है, वो एक तरीके से मजबूत होगा। जितना वोट आप हम्म। डालेंगे, उतनी ही मजबूत हम्म। सरकार आपको मिलेगी, और जितना वोट हम्म। परसेंटेज बढ़ेगा, वो सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है उसके लिए उतनी बड़ी हम्म। चुनौती आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे लेकिन वैसे ये नगीना 4 जून को नगीना की क्लियर अगर मैं होगा। बात करूं, आपने कहा, मैं तो देख कर आया हूं संदीप जी, जो ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखी है, वहां पर चंद्रशेखर के बहुत अच्छी हवा बनी हुई थी। इसमें मैं नकार नहीं सकता, इसको मैं नकार नहीं सकता। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है
चंद्रशेखर के लिए वहां पर देख ली सबकी, हर पार्टी को देख लिया। इस बार केतली करके एक नारा था, थोड़ा अलग था, उन्होंने राइमिंग कर रखी थी, तो वो हमने सुना। और वहां का जो युवा यूथ कैराना और नगीना का यूथ जो है उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है इस बार चुनाव में, वो तो मुझे दिखा है। और लगातार मैं जितने जितने यूथ, क्योंकि देखिए मुझे जहां तक समझ में आया, अगर मैं कहीं गलत हूं तो संदीप जी प्लीज मुझे टोकिएगा, वहां पर जो युवा प्रत्याशी उतरे हुए हैं, कैराना में इकरा हसन उतरी हुई हैं, उनकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तमाम जगह चर्चा हो रही है। और नगीना में जो बहुत पढ़ी चंद्रशेखर उतरे लिखी हुए महिला है युवा, वो। हाँ, लंदन से पढ़कर आई हैं, एलएलबी कर आई हैं, वकालत की पढ़ाई कर आई हैं। जी जी, और जब उनसे आप कानून बात की पढ़ाई कीजिए तो करके आए। आपको लगता है कि हाँ, आप किसी पढ़े लिखे नेता से बात कर रहे हैं, हालांकि नहीं, पहला चुनाव तो है दोनों का। अगर जी, इस तरह के लोगों को अगर इस तरह की राजनीतिक उसमें विरासत में अगर उनको ये मिला हुआ है कि उनको ये प्रेजेंटेशन मिल रहा है और वो संसद में जाती हैं, तो देखिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिखेगा वहां से। इकरा हसन अगर अच्छा चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो अगर पहुंचते हैं संसद में तो वो अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकते हैं संसद के सामने, या जो भी उनकी लोगों की समस्याएं उनको वो समझ सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को अगर चुनाव में पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक साइन है लोकतंत्र के लिए कि ऐसे अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको लगातार मिल रहे हैं, और इनको अगर आप अपलिफ्ट करते हैं तो ये आने वाले जो भारत का भविष्य है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही जा रही है, जो लगातार लोग कह रहे हैं कि अगर 400 पार के पास मामला चला जाएगा तो संविधान बदलने की जो बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग अगर एकजुट होकर पहुंचते हैं संसद में, और एनडीए जो 400 पार का नारा दे रहा और इंडिया गठबंधन जो लगातार कह रहा है कि 150 के आगे ये नहीं जा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट जो हैं ये इस फाइट को मुझे लगता है कहीं ना कहीं बढ़ाने में, या 400 पार की जो बात कही जा रही है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे। अब ये कितना प्रयास उनका सफल होता है, कितने वो जमीनी तौर पे वहां के लोगों से जुड़े हैं और कितना कनेक्ट उनका लोगों से बन पाया है, ये 4 जून को अनुज जी एकदम साफ स्पष्ट हो जाएगा। ये जो वोटिंग परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, अगर ये वोटिंग परसेंटेज इस तरह बढ़ता रहा और 60-62 और जहाँ पे 62 के ऊपर है वो 70 तक पहुंच जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है जो वर्तमान राजनीतिक दल है उनके लिए। बिल्कुल। विजय दुबे जी आ गए, विजय दुबे जी देखिए आ गए, उनका वीडियो चला गया, जैसे ही मैं उनके पास जा रहा था उनका वीडियो चला गया है। विजय दुबे जी को जोड़िए पीसीआर, अगर कोई दिक्कत ना हुई हो तो एक बार उनको जोड़िए, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जितना भी वोटिंग प्रतिशत है वो फर्स्ट डिवीजन पास होता दिखाई दे रहा है। अगर मैं रामपुर को छोड़ दूं तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन पास होता दिखाई दे रहा है, जितना भी वोट प्रतिशत है। विजय दुबे जी देखिए दोबारा जुड़ रहे हैं। विजय सर बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए आप, लेकिन थैंक यू आने के लिए। विजय जी देखिए यहाँ पर अब जो हम वोटिंग परसेंटेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होता दिखाई दे रहा है, तो ये किसके लिए, कौन सा यहाँ पर आपको लग रहा है कि किसके लिए खतरा है, किसके लिए ठीक है, कंफर्टेबल है, या फिर अलार्मिंग सिचुएशन किसके लिए दिखाई दे रही है इस वोटिंग प्रतिशत को देखकर? 5 बजे तक है ये। हाँ जी, असल में जो है अभी तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा अभी, और जो आप फर्स्ट डिवीजन कह रहे हैं वो फर्स्ट डिवीजन के आगे जो है मतलब 60+ वाली जो सिचुएशन है उसमें जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टेंशन तो नहीं जाएगा विजय सर? नहीं वो सिचुएशन नहीं रहेगी, तो नहीं जाएगा। नहीं डिस्टिंक्शन वाली पोजीशन नहीं रहेगी। उसका कारण ये है कि जो दिन का जो स्लो लोगों का जो मूवमेंट था और जितनी गर्मी थी आज के दिन में, उसमें मतदान का प्रतिशत कम होना एक सामान्य सी बात है। दूसरी बात यह है कि जो मुझे लग रहा है कि जो लोगों का रुझान है, एक खास वर्ग का रुझान, तो जो वोटिंग में जो सुबह देखने को मिला या जो चीजें हो रही थी वो तो वो मतलब वो पहले वाला एक झटका जो करीब 30% या 25% जो भी आया था 11 बजे तक वाला, वो तो एक सडन वो था, वो आ गया। लेकिन बाद में असल में ये मेंटेन होते हुए इसको अभी मैं जो मान रहा था कि वो 60 के आसपास के पार कर जाना चाहिए था, लेकिन ये स्लो है मेरे हिसाब से। जो आम मतदाता है उसका इंटरेस्ट वोटिंग में टूटा है, अगर मैं सीधी बात कहूं तो। वो एक जो बम्पर वोटिंग जिसको हम लोग कहते हैं कि वह 65 और उसके आसपास पहुंच जाए या 70 के आसपास चली जाए। देखिए सहारनपुर
मॉर्निंग से ही जो है सबसे आगे चल रहा है वोटिंग में। और सहारनपुर ने अभी भी मुझे लगता है कि लीड ली हुई है, सबसे ऊपर ही है। 64% 5 बजे तक। तो 64%, और सहारनपुर से जिन लोगों का भाग्य तय होना है उसमें जो है आपके एक सिटिंग राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है, बिल्कुल, जो मुजफ्फर नगर से हैं वैसे तो वो, लेकिन जो है लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और ये असल में कुछ इंडिकेशन दे रहा है, वो ये बता रहा है कि लोगों का जो ये पहले से जो सोच रहे थे लोग कि साहब जो है ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, और ये उद्घाटन हो गया या इस मंदिर का शिलान्यास हो गया तो लोगों का रुझान जो है किसी खास पार्टी क्यों चलाएगा, और वो ऐसा वो परसेंटेज मुझे ऐसा वो दिख नहीं रहा है। आज की जो पैटर्न है वोटिंग की उसके हिसाब से वो जो पैटर्न है वो ये है कि जिन लोगों को वोट डालना है उनको ये मानना है कि साहब हम कमिटेड हैं, हम अपना वोट डालेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए डालेंगे, उसने अपने वोटिंग को कास्ट किया है। तो ये जो कास्टिंग है वो इंडिकेट कर रही है अच्छी फाइट की, और जो सत्ताधारी दल है या जो एनडीए के गठबंधन है, मुझे लग रहा है कि उसको अच्छी अपोजिशन की ओर से अच्छी फाइट मिल रही है, और ये परसेंटेज इसको इंडिकेट कर रहा है। जो मैं थोड़ा अपनी सहूलियत के लिए भी बता दूं विजय सर, लगातार मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों पर घूमा हूं, और अभी मैं अब रास्ते में ही था तो इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है आप लोगों से बात करना। तो राम मंदिर का मुद्दा मुझे कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा हावी होता नहीं दिखाई दिया जो आप बात कह रहे हैं, और ये बात सही भी है क्योंकि मैं ग्राउंड पे देख भी रहा हूँ, ये मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर देखने को मिली कि यहाँ पर लोग अपनी अपनी जाति को लेकर, भाई ये सैनी समाज से है, ये जाट समुदाय से है, पिछड़ों से है, ये मुस्लिम है, तो उसका असर बहुत देखने को मिला कम से कम मुझे। ये मेरा असेसमेंट है जो मैं ग्राउंड पे घूम रहा था। तो नहीं, मैंने जो बात कहनी चाहिए आपने उसको पूरा खोल के स्पष्ट कर दिया। चलिए, अच्छी बात है कि जो है देखिए, जो हम मान के चल रहे थे कि भाई और जिसकी क्रेडिट के लिए लगातार क्लेम हो रहा है, वो क्लेम जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप 1000 बार जिक्र करें कि राम मंदिर जो है 500 साल के बाद बन गया है, लेकिन वो देखिए होता क्या है कि जो हमारी एक आम जीवन शैली है, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसकी मान्यताओं को हम आमतौर में मानते हैं, वो हमारे लिए जो है कोई विनिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो उसमें वो वाली स्थिति है नहीं दरअसल कि हमने कोई किला फतेह कर लिया, ऐसी स्थिति नहीं है। तो कोई अगर दिखाता है कि साहब आपने किला फतेह कर लिया है, तो वो किले को फतेह करने वाले लोगों में भी तो वो जोश आना चाहिए ना, उनको लगे साहब कि सही में किला फतेह हो गया। वो अपने सामान्य तौर पे लेते हैं उसको, मुझे जो लग रहा है, और जो मेरी मान्यता है वो ये है कि भाई हम दशकों से सदियों से जिस चीज को पूछते आ रहे हैं उसको हम सामान्य ढंग से अपना जो है परंपरागत तौर तरीका जो है उसी तरीके से उस आतिथ्य भाव को उसको समर्पित करते हैं, और उसमें अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जो जोड़ने की कोशिश की जाए, देखिए एक असल में फैक्ट क्या है जो मुझे समझ में आता है कि असल में राम मंदिर जो आंदोलन हुआ उसकी एक लंबी वो है, क्या नाम है, लंबी श्रृंखला है, और उस श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक लाभ उसका मिला, और वो एक आंदोलन एक राजनीतिक तौर पे जो बेनिफिट बहुसंख्यक समाज का मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी को, वो उसको मिला है। और वो शायद उस चीज को फॉर द ग्रांटेड जिसको कहना चाहिए नहीं मानना चाहिए। कारण ये है कि लोगों की सोच जो है वो समय के साथ चीजों के साथ बदलती है, वो हर वक्त तूफान पे ही नहीं रहती है। और वैसे भी क्या होता है कि अगर आप दूध को गर्म करिए तो एक ही बार जो तेज तूफान आता है उसके बाद तो उसका टेम्परेचर गिरने के बाद वो एक उसमें जाता है, वो फिर उबाल नहीं मारता है। तो आप क्या कह रहे हैं विजय सर, वो उबाल आ चुका है, अब दोबारा बार उबाल नहीं आएगा? नहीं, बार उबाल नहीं आएगा सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आनंद जी। हर बार उबाल नहीं आता दूध में, अगर उबाल आएगा बार तो बाहर गिर जाएगा या फैल जाएगा। इसलिए जो उबालने वाला है वो भी देखता है कि यार उबाल आ गया, इसका ये प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको सामान्य ढंग से लीजिए, और आमतौर पर जो ये मान रहे हैं लोग कि भाई दोनों चीजें मुझे लग रहा है आप उन्होंने डिस्टिंग्विश कर ली है। जहां तक विश्व की बात आप कर रहे हैं, मुझे इस बात का पूर्वाभास या अनुमान
कुछ लग रहा था और वो शायद चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, संदीप जी से तो बहुत हमने बात की है विजय सर, सारी सीटों पर अभी हम विश्लेषण कर ही रहे थे। नगीना की सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट होती जा रही है अब तो और भी ज्यादा, क्योंकि वो वोट प्रतिशत बता रहे हैं। और कैराना की सीट, नगीना और कैराना के बारे में आप क्या कहेंगे? इकरा हसन और चंद्रशेखर, बहुत सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा हुई है। इन दोनों सीटों का अगर हम विश्लेषण करें तो कैसे करेंगे? देखिए, असल में जहां तक बात नगीना की है तो चंद्रशेखर एक लंबे समय से अपना वर्चस्व कहूं वो या अपनी एग्जिस्टेंस कहूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, उस बीच में भी वो अपोजिशन में उन लोगों के संग में लगातार बने हुए थे। उसके बाद जो बदलाव आया उसमें भी वो अपनी जो एक पहचान है। और दूसरी बात एक और भी है कि वेस्टर्न यूपी में जो कि मूलतः बीएसपी का वोटर की बेल्ट है कहना चाहिए, क्योंकि वो होम बेल्ट है बहन जी की, तो इनको इस बात का एहसास निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हुआ और बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने अपनी सभाएं, रैलियां और जो भी चीज मैसेजिंग के लिए हो सकती थी उसको करने की कोशिश की। ठीक है, वो राजनीति में बहुत सारी चीजें बिना कहे भी होती हैं, बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे भी होती हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर वाला मामला है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि जमीन दरक जाए, और उस दरकती जमीन को संभालने के लिए योद्धाओं को, नए योद्धाओं को ट्रेन करके, चाहे पुरानी अपनी वसीयत को संभाल के उसको आगे बढ़ना पड़ा। और ये इंडिकेटर अभी जो है अभी हाल का है, इसका बहुत इम्पैक्ट तो नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि उसके लिए देखिए हर चीज को अपने एक समय चाहिए होता है, हर चीज को मैच्योर होने के लिए एक समय चाहिए होता है, तो राजनीति भी वैसा ही समय मांगती है। तो अगर किसी राजनीतिक दल को चुनावों के लिए तैयारी करनी है, उसको अपने लोगों को इनिशिएट करना है, उनको सक्रिय करना है, तो उसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी होती है। वो शायद बीएसपी इस बीच में चूक गई है। रहिएगा सर विजय सर, आप क्योंकि संदीप जी से बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, एक आखिरी रिएक्शन संदीप जी से ले लेते हैं, फिर 5 मिनट में विजय सर आपके और लूंगा, थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। संदीप जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका इस परसेंटेज को देखकर और इस पूरी 8 सीटों को अगर हम देखें तो कितना, कौन आगे कौन पीछे, क्या लग रहा है आपको? एक असेसमेंट थोड़ा छोटा सा। देखिए, एकदम साफ है कि ये जो परसेंटेज अभी आप बता रहे हैं, अगर ये 60 क्रॉस कर जाता है, 65 जो विजय सर कह रहे थे, अगर इसके आसपास पहुंचता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के लिए एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन रामपुर में वोट परसेंटेज इस तरीके से कम हुआ है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो उनकी अंदरूनी कलह थी वो एकदम साफ आपको दिखाई दे रही है। वो एकदम जिसको कहते हैं ना कि सड़क पे वो एकदम साफ आ गई है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को नेक्स्ट फेज में इससे और ज्यादा मेहनत करनी होगी, इंडिया गठबंधन को और मजबूती से चुनाव लड़ना होगा। ओवरऑल अभी तक चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ये विजय सर जैसा बता रहे हैं कि वो उनका परंपरागत वोट रहा है, समाजवादी बीएसपी का एक तरीके से बेल्ट है वो, तो बीएसपी से भी सावधान रहने की जरूरत है। और लगातार आपको ये ऐसा काम करना है कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं ये सरकार का बदलाव जरूरी है, लगातार ये अगर इस तरीके से कैंडिडेचर लगातार उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है, तो वो मतदाता ही उनको बदल सकता है। मतदाता के पास ये अधिकार है, उसके पास ये एक तरीके से राइट है कि वो अपना वोट जाके सही कैंडिडेचर को दे। और अगर ये प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है तो मुझे लगता है कि शायद इस बार भी बीजेपी को यहाँ कुछ ना कुछ लॉस ही होगा और इंडिया गठबंधन को पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन 8 सीटों से जरूर मिलेगा। अब अगले चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन, चूंकि 20 तारीख को आप बता रहे हैं कि वो लगातार रैलियां उनकी शुरू हो गई, 20 तारीख को ज्वाइंट रैली उनकी होगी, तो अगर इसी तरह वो मेहनत करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौती बनती हुई इंडिया गठबंधन आपको साफ दिखाई देगी। बिल्कुल अमरोहा में ये बड़ी जनसभा होने जा रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हाँ, अमरोहा में देखिए, अगर आप बात करते हैं, अमरोहा की बात कीजिए, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको वो किसी को घेर पाए। सिर्फ वही धर्म, जाति और आप इन सब चीजों पे अब मुझे लगता है कि जनता शायद इन सब चीजों से ऊब गई है। उसको चाहिए विकास और उसको चाहिए महंगाई से अपनी, जो लगातार आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं उससे कैसे उसको निजात मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनसे उसको वो जरूरी छुटकारा मिलना चाहिए। उसके जो रोज के खर्चे हैं, उन खर्चों में कैसे कटौती आएगी। मुझे लगता है कि ये जो पहले फेज का चुनाव है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में है
और वो बदलाव चाहती है अनुज जी। ये साफ संकेत इस चुनाव के मत प्रतिशत ने बता दिया। संदीप जी, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। अगली बार फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन विजय सर हमारे साथ 5 मिनट और रुकेंगे। विजय सर देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक बहुत तगड़ा चुनाव लड़ रहे थे। कह रहे थे कि भाई संजीव बालियान के खिलाफ बहुत नाराजगी है। एक ठाकुर समाज जो है वो भी नाराज, क्षत्रिय समाज वो भी नाराज दिखाई दे रहा है। संगीत सोम और संजीव बालियान की जो आपसी जो बहस हुई है वो भी हमने देखी है। तो मुजफ्फरनगर में कैसे, और वोट परसेंटेज आप देखिए 60% यहाँ भी छू रहा है, तो यहाँ भी फर्स्ट डिवीजन पास होते दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मुजफ्फरनगर में निश्चित तौर पे चूंकि संजीव बालियान की पुरानी सीट भी है, दूसरी बात यह है कि जाट मतदाताओं का जो अभी जो एक्चुअली जो सेग्रीगेशन है, आरएलडी का जाट जो पहले जो है सपा के लिए वोट करता था, इस समय में चूंकि जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा है, और खास तौर पे मतलब जो जाटों की लीडरशिप है, असल में ये वो वहां सिचुएशन ये वो होगी। और अगर वो एक तरफा वोटिंग हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये जो है बालियान के लिए निकलने के लिए उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि वो जो परसेंटेज जो है वो 60 के आसपास अगर पहुंच जाती है टोटल वोटिंग परसेंटेज, तो ये स्थिति जाट बेल्ट होने के कारण से वो होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी का एनडीए में जाना यहाँ पर बहुत घातक हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए? नहीं, देखिए, यहाँ 2 सिचुएशंस हैं। इंडिया गठबंधन के लिए घातक वाली स्थिति जो है वो 100% ऐसा कह देना ऑन एन एवरेज वो ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि असल में जो टोटल राजनीतिक गणित है वो जातीय आधार पर है, और कास्ट बेस्ड चुकी है, इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते साहब जो है जैसे ठाकुरों का विरोध की बात अभी आप बता रहे हैं, तो ये जो बात जो उठी है वो क्यों आखिरकार उठी है? कहीं ना कहीं ये जो है क्षत्रिय वोट बैंक के खिलाफ मतलब उनका आवाज उठाना कि एनडीए में हम वोट नहीं करेंगे, भले ही जो है हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल नहीं करेंगे। तो आखिरकार क्या मामला है उसका? आखिरकार कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी जो है हमारी अहमियत जो है वो इस जगह कम की जा रही है, कम आंकी जा रही है, इसलिए हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी अहमियत को कम मत आके हम भी इकट्ठा होकर के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हमने आपका साथ नहीं दिया तो आपको हम डुबो तो सकते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अन्य जातीय समूह जो हैं जिनके की क्लेम की बात, जैसे हम लोग अभी चंद्रशेखर वाली बात कर रहे थे, तो असल में क्या है कि क्या बीएसपी का जो सेगमेंट है और वो जो आरएलडी वाला सेगमेंट है, देखिए आरएलडी के पास पहले 2 सेगमेंट एक साथ जोड़ के मिला करते थे। उसमें ये था कि मुस्लिम जाट का एक समीकरण था, यहाँ पे उनके बीच में कोई आपसी टकराव नहीं था, और वो एक दूसरे के साथ में एक कॉम्बिनेशन ये चौधरी चरण सिंह के जमाने से अजीत सिंह के पीरियड में भी चलता रहा हुआ। असल में जब आप अभी जो डिवीजन एनडीए में जाने के कारण से जयंत चौधरी का एक जो डिवीजन जो यहाँ हो रहा है वोटों पे, वो ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो अगर जयंत के साथ नहीं जुड़ा रहेगा तो वो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो आरएलडी के खाते में दोनों को मिला के पड़ते थे वो कम हो जाएंगे। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, और ये मेजर फैक्टर इसलिए भी वेस्ट यूपी में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां 40 से 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जो वोटों का एक जो डिवीजन होगा उसमें ये कहना है कि साहब पहली वाली स्थिति वही रहेगी, और दूसरी बात ये भी मानना कि एनडीए के लिए खतरा हो सकता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। उसका कारण ये है कि जो जाट मतदाता है वो एक लेवल तक तो ऑलरेडी जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। ऐसा तो नहीं था कि पिछले चुनाव में जो है जाटों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, ठीक है, दिया था। लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है, जो मुस्लिम सेगमेंट है, वो अब एक तरफा हो जाएगा। जो वो एक तरफा जाएगा तो वो कहां जाएगा? उसके पास तो ऑप्शन इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरा कोई बचता ही नहीं है, वो तो एक तरफा जाएगा ना फिर वहां पे। तो आप
आप जो सिचुएशन जो ये है कि अगर ठाकुर मतदाता क्षत्रिय ये वो कह रहे हैं कि साहब हम जो आपके खिलाफ खड़े होंगे, और दूसरी बात है कि जो ये डिवीजन जाट और मुस्लिमों वाला अगर हो जाता है या हो रहा है वहां पे, तो इसमें सिचुएशन डिफर करेगी। और ये फाइट बहुत कांटे की है, इसको बहुत अगर कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो अंडर एस्टिमेट करने वाली सिचुएशन नहीं है ये। जहां तक आप रामपुर की बात कर लीजिए, तो रामपुर में परसेंटेज जरूर अभी आपको कम दिख रहा है, लेकिन जो परसेंटेज वोट हुआ है वो किधर का वोट हुआ है, ये एक ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी कि जो है कौन कह सकता है साहब कि मेरा सीट निकल जाएगा है, और कौन किस शॉर्ट मार्जिन से, अगर बहुत टाइट फाइट हुई तो बहुत शॉर्ट मार्जिन से सीट्स जो हैं जा भी सकती हैं और आ भी सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट आपका विश्लेषण है विजय सर, कि भाई रामपुर में जो 52-53% दिख रहा है, थोड़ा बढ़ेगा भी, लेकिन वो गया किधर है ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए हाँ, जो ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो हैं और जो लाइनें आप तो घूम भी रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, या जो टेलीविजन दिखा रहा है उस हिसाब से भाई एक धार्मिक समूह के लोगों ने अपना वोटिंग किया है। जो मुस्लिम वोट्स हैं वो इनिशियली मॉर्निंग में मुझे देखने से लगा था कि शायद वो पड़े हैं ठीक ठाक से, और वो जो है वो वोट अपने कैंडिडेट को करने आते हैं, न कि जो है वो सपा के नाम पर वोटिंग हुई है इस बार। जो कहा जा रहा है कि जो है जो सपा जो सपा का सेगमेंट है, जो कि उनको ऑलरेडी रामपुर में लगातार वोट करता है, चूंकि आजम खान नहीं है इसलिए उतना मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो अब समाजवादी पार्टी के खाते की ओर, और या कांग्रेस का जो मिला जुला वो है, जो वहां का लोकलाइज इफेक्ट है वो दिखेगा आपको वोटिंग में। आप इस चीज को भाई उनके पास देखिए, बहुत सारे जो जिले हैं जिनमें कि जैसे परसेंटेज ऑफ वोट्स की मैं बात कर रहा था, या पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर रहा हूं, तो वो इफेक्ट करेगा। आप इसको जो है कोई अगर मान ले कि साहब नहीं जो है मुरादाबाद की सीट पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो सपा का वोट बैंक बीजेपी को खिसक जाएगा, तो ये संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है इस वोट बैंक को खिसका लेना, क्योंकि जो है हाँ ये एक पूरी प्रोसेस है, एक मानसिक प्रिपरेशन है लोग मतदाता की। तो उस मतदाता को आप सोचे साहब की जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो इतना तेजी से होता नहीं है, ये लंबी प्रोसेस है और ये टाइम टेकिंग है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे आखिर में, कह लीजिए। मुझे लगा बात पूरी हो गई है इसलिए मैंने कहा कि वाइंड अप करने का समय आ गया, लेकिन अगर कुछ कहना चाहे प्लीज कहिए सर, प्लीज कहिए। मेरा बस इतना बार कहना है कि जो पहले फेज का जो इंडिकेशन है जिसकी बातचीत हम लोग अभी कर रहे हैं, वो जब आप दूसरे फेज की जब बात करेंगे, जिसमें कि सेकेंड फेज में जो वेस्टर्न यूपी की कुछ और सीटें आएंगी, तो ये रिफ्लेक्शन और ज्यादा क्लियर होके आपको उस वक्त मिलेगा। अभी क्योंकि अभी ये फर्स्ट पेज में अभी पार्टियां भी बाहर नहीं आई है, जैसे आप ज्वाइंट रैली की बात कह रहे हैं, चाहे रैलियों पे जो दौर है, ठीक है, असल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री का लगातार जो भाषण हो रहा है वो फिक्स पॉइंट्स पर चल रहा है, उसमें जो है कोई वेरिएशन मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं, इस बार विपक्ष भी कोई बॉल दे नहीं रहा है कि आप जो है सामने से मारें। बहुत सदी हुई बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही, कोई उलझुल बयान भी निकल कर नहीं आए। नहीं, असल में वो बात आप सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष की ओर से जो भी चीजें हो रही हैं, एक तो कैलकुलेटेड है, दूसरी बात ये है कि विपक्ष में जो हड़बड़ी होती थी, बहुत सारे लोगों का एक साथ उतरना मैदान में और इन बॉल्स जो आप बहुत सारे मुद्दे उठ जाना इस प्रकार का, वो वाला स्थिति इस बार नहीं हो रही। तो जो मुद्दे पकड़े भी जा रहे हैं वो किस प्रकार के उठाए जा रहे हैं, वो मुद्दे बहुत सामान्य हैं। जैसे अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उस बात को धार्मिक स्तर पर पकड़ करके और उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वोट में तब्दील करने लायक मजबूत आधार नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप उसको अगर सोचते हैं कि साहब जो है हम ये कहते हैं कि उन्होंने विरोध किया इसके कारण से लोग जो हैं, तो भाई ठीक है, दोनों के अपने 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 लॉजिक्स हैं, दोनों के अपने अपने सिद्धांत है, तो वो अपनी बातों कह रहे हैं, तो किसी को वो अपील कर रहा है, किसी को दूसरा अपील कर रहा है, तो ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो है आपने दूसरे को डैमेज कर दिया और उसके लिए खिलाफ माहौल बना लिया। तो ये स्थिति जो है अभी क्लियर हो जाएगी। हम लोग जब सेकंड फेज के लिए जो वोटिंग होगी तो मुझे लगता है ये और स्पष्ट हो जानी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, पूरे इलेक्शन में बहुत सारा विश्लेषण करेंगे हम और आप एक साथ मिलकर, और दर्शकों को एक सटीक जानकारी और सटीक विश्लेषण पहुंच सके, ये हमारी कोशिश है छोटी सी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने